जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, स्टॉक मार्केट सिर्फ नंबर का गेम नहीं होता है, ये इकोनॉमी का हार्ट बीट होता है। और अब वो हार्ट बीट वार्निंग दे रही है। ग्लोबल जो ब्रोकरेज है उसने एक चेन प्रोजेक्शन दिया है। निफ्टी जो है वो निफ्टी 50 की जो बात करते हैं, जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का सिंबल माना जाता है, वर्स्ट केस सिनेरियो में 19,000 तक गिर सकता है। ये मनी कंट्रोल की जो रिपोर्ट है, मैं उसके आधार पर यहाँ पर बात कर रही हूँ। अब सोचिए कि एक ऐसी मार्केट जो ऑलरेडी इस साल डबल डिजिट करेक्शन देख चुकी है, अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस हाई रहे, इन्फ्लेशन 6% के ऊपर चली गई और इंटरेस्ट रेट जो कट्स हैं वो डिले हो गए, तो सिर्फ ये जो करेक्शन नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चरल शॉक बन सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब इंडिया के इंटरनल फैक्टर से नहीं, बल्कि जो जियोपॉलिटिकल ग्लोबल ट्रिगर्स हैं उनकी वजह से ये हो रहा है। तो सवाल यहाँ पर कई सारे बनते हैं, ये कि क्या जो इंडिया है उसका स्टॉक मार्केट अब ग्लोबल वॉर्स का जो हॉस्टेज है वो बन चुका है, और क्या ये सिर्फ टेम्पररी पैनिक है या 2008 जैसा क्राइसिस आ सकता है, उसकी शुरुआत यहाँ से नजर आती है। और अगर निफ्टी 19,000 के आसपास आता है तो क्या रिटेल इन्वेस्टर्स सबसे बड़ा नुकसान उठाने वाले हैं? तो आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं और उमेश जी मेरे साथ है इस चर्चा में। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। उमेश जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि जब क्रूड ऑयल प्राइसेस कंसिस्टेंटली हाई रहते हैं तो इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो क्या जो इन्फ्लेशन आरबीआई की कंफर्ट जोन से परमानेंटली बाहर निकल सकती है? किस तरह से आप इस सारे जो इंडिकेशन है इनको देख रहे हैं? देखिए, ये ग्लोबल जो एजेंसी है उन्होंने बोला कि निफ्टी जो है 19,000 तक पहुंच सकता है। आज निफ्टी 22,700 800 पर क्लोजिंग किया था। आज भी उसमें भारी गिरावट आई थी। और ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी 10 दिन का अल्टीमेटम दे दिया कि वो ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं करेंगे, पर वो वहां पर बमबारी कर रहे हैं। और आज उन्होंने पाकिस्तान की एम्बेसी पर भी हमला किया था और वो बाल बाल वार्निंग भी दिया है। इसका मतलब ये है कि मिडिल ईस्ट के अंदर, वेस्ट एशिया के अंदर युद्ध थमने वाला नहीं है, जिसके कारण एलपीजी की जो सप्लाई रहेगी वो अफेक्टेड रहेगी। एलपीजी की सप्लाई अगर अफेक्टेड होती है तो मजदूरों को गैस नहीं मिलती है, मजदूरों का पलायन चालू हो जाता है। यही हुआ है सूरत के अंदर। देखिए, कुकिंग गैस नहीं मिलने से जो इंडिया का लार्जेस्ट टेक्सटाइल क्लस्टर है सूरत, वहां से मजदूरों का पलायन चालू हो चुका है और वो लोग सब अपने होम टाउन जा चुके हैं। भारत के अंदर जो मोरबी के अंदर जो टाइल की फैक्ट्री रखती है, 850 फैक्ट्री बंद हो गई है, वहां से भी मजदूर पलायन कर रहे हैं। अब भारत के अंदर आप देखिए, प्रोडक्शन का डिसरप्शन हो रहा है। प्रोडक्शन का डिसरप्शन होता है तो सरकार का राजस्व कम हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि टेक्सटाइल सेक्टर में इसका इफेक्ट आ रहा है। टेक्सटाइल सेक्टर में कैसे इफेक्ट आ रहा है? पॉलिएस्टर का मार्केट जो सबसे बड़ा है देश के अंदर, वो गुजरात का सूरत में आता है। सूरत के अंदर आप देखिए कि ये पॉलिएस्टर जो है वो क्रूड का बाई प्रोडक्ट है, जिसके कारण अभी बताया जा रहा है कि कपड़े के दाम में 30 से 35% का इजाफा हो सकता है। जैसे अगर आप 1,000 रुपए का कपड़ा लेते हो तो वो आपको 1350 या 1400 रुपया वेरी शॉर्ट टर्म में आपको दिखना मिल सकता है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट मैं बता देता हूं, अप्रैल के फर्स्ट वीक में बंद नहीं होता है, तो अगर ये फर्स्ट वीक में खत्म हो जाता है तो भारत के अंदर एक तरह से थोड़ा बहुत सब्सिडी शॉक आएगा। हम इस सेटबैक को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर ये 2 महीना चल जाता है तो आप ये देखेंगे कि इधर ये प्राइसेस कांस्टेंट रहेंगे, उसके बाद भारत के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ेगा। मैं आपको एक और एक चीज बता देता हूं। भारत के जो यूरिया जो फर्टिलाइजर्स है, इसकी भी अभी हमने गैस की जो सप्लाई है वो हमने फर्टिलाइजर प्लांट पर भी अराउंड 70% कर दी है, जिसके कारण यूरिया की खपत कम हो चुकी है और यूरिया के दाम बढ़ चुके हैं। अंबर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर, जैसे मैं अभी बता रहा हूं, ये कॉन्फ्लिक्ट अप्रैल से अब मई तक चलता है तो भारत के अंदर अगली जो अभी पैदावार का सीजन आ रहा है, फूड क्रॉप का पैदावार का सीजन आ रहा है, वहां पर आप ये देख सकते हैं कि हमारी पैदावार उतनी ना हो सके, जिसके कारण हम एक्सपोर्ट ना कर सके। तो
तो भारत अभी जो राइस एक्सपोर्ट करता है सडनली उसको प्रॉब्लम आ सकता है और हमें अपनी फूड सिक्योरिटी के लिए राइस का एक्सपोर्ट बंद करना पड़ सकता है। वैसे ही बाकी खाद्य सामान का जो जितने भी फूड मटेरियल्स है हम उसको भी एक तरह से उसका भी एक्सपोर्ट बंद कर सकते हैं। और अगर ये 4-5 महीना चल गया और तो आप ये देखेंगे इन्फ्लेशन जो है, फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा, एनर्जी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आपका फ्यूल सब्सिडी, फूड सब्सिडी और जिसके कारण डी एक्सेलरेटेड ग्रोथ आएगा। और भारत की ग्रोथ जो है गोल्डमैन सैक्स ने वो प्रेडिक्ट कर दी है कि 7.4% से 5.9% हो सकता है। देखिए अगर ये कॉन्फ्लिक्ट 4 या 5 महीने चलेगा तो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है जो अभी $700 बिलियन है वो 550 बिलियन तक पहुंच सकते हैं। इनफैक्ट आप ये देखेंगे कि इसके कारण हमारा जो एक्सपोर्ट बिल है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ सकता है और इसमें सबसे ज्यादा फायदा तो हमारे आईटी और फार्मा सेक्टर को होने वाला है। जो भारत का जो आप देखिए हम फ्यूल जो है वो ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं, जिसके कारण भारत की ग्रोथ रेट पे बहुत बड़ा असर आ सकता है। अमर जी मेरा ये मानना है कि अभी गोल्डमैन सैक्स ने पहले भारत के मार्केट की जो रेटिंग दी थी वो 29,300 दी थी और अभी उन्होंने बोल दिया कि भारत का मार्केट इस साल 25,300 आने वाला है और उन्होंने भारत की रेटिंग भी कम कर दी है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स है और उन्हें भी लग रहा है कि ईरान का युद्ध एक तरह से बंद नहीं होने वाला है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जब भी स्टेटमेंट दिया है पीस का उन्होंने उसका उल्टा ही किया है। जब टॉक्स होती रहती है तब वो हमला कर देते हैं और लास्ट टाइम तो उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट कर दिया है और इरानियंस भूले नहीं है, इरानियंस जो है इसका बदला जरूर लेंगे। और ये भी आप देखिए कि टेक्सास के अंदर जो रिफाइनरी थी वो मिस्टीरियसली उसके अंदर आग लग चुकी है। अब देखिए यूक्रेन ने भी रशिया के अंदर घुस के वहां पर रशिया की 40% जो एक्सपोर्ट फैसिलिटी है वो खत्म कर चुकी है। अब यूक्रेन जो है सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट किया आज उसने ज़ेलेंस्की ने, तो इसका मतलब ये है कि इस बार सऊदी अरेबिया वापस रिटेलिएट करेगा और जब वो रिटेलिएट करेगा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आप ये देखेंगे कि वहां पर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। ये जो वॉर है एक तरह से इट इज नॉट बीइंग कन्फाइंड जस्ट टू इजराइल वर्सेस ईरान, अब इसके अंदर अमेरिका, गल्फ एलाइज, पाकिस्तान भी जुड़ेगा और आप देखेंगे कि ईरान जो है इसका कॉन्फ्लिक्ट, इसका दायरा बढ़ाता जा रहा है, उसको सपोर्ट आ रहा है रशिया का। रशिया ने अपना अभी एक शिप भेजा है, तेल का शिप भेजा है क्यूबा की तरफ, जिसके कारण अमेरिका ने उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपनी शिप्स एक तरह से तैनात कर दिए ताकि रशिया का जो शिप है वो क्यूबा ना पहुंच सके। तो ये आप देखिए कि जो जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड है वर्ल्ड के अंदर, वहां पर नेविगेशन रूट्स और सी रूट्स के ऊपर शिप्स पर आक्रमण किया जा रहा है और जो शैडो फ्लीट ऑफ टैंकर्स है जिसको ईरान, रशिया और चाइना ऑपरेट करते हैं उसके ऊपर वेस्टर्न एलाइट नेशंस वो कन्फिस्केट कर रहे हैं और उनकी शिप्स को बहुत हद तक तो बताया ये भी जा रहा है, जला भी दिया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप ये देखिए ये एनर्जी क्राइसिस जो है खत्म होने वाला नहीं है क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि फूड का दाम बढ़ेगा, फिर बाद में कपड़ों का दाम बढ़ेगा। देखिए रोटी, कपड़ा और मकान, 3 बेसिक जरूरत है। हाँ, और इसमें दो जरूरतों पे जो दाम बढ़ने वाले हैं वो भयंकर बढ़ने वाले हैं, जिसके कारण आप देखिए कि लोगों का बजट गड़बड़ा जाएगा, लोग डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम कर देंगे, लोग अपना ट्रेवल प्लान्स कम कर देंगे, लोग जो है वो नए मूवीज नहीं जाएंगे, मॉल्स नहीं जाएंगे और बहुत हद तक आप ये देखिए कि लोगों ने अपने खर्चे बंद कर दिए हैं। यही कहते हैं कि मार्केट पर, ओवरऑल मार्केट पे इसका असर नजर आएगा क्योंकि लोगों के अगर छोटे मोटे इस तरह के खर्चे कम हो जाएंगे तो जो इस तरह के कारोबार है उन पे भी असर पड़ेगा। तो मेजी मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाहती हूँ कि जब इस तरह से रुपी पर प्रेशर बढ़ रहा है, FII आउटफ्लो की हम बात करते हैं वो होते हैं, तो इंडिया की जो स्ट्रॉन्ग जो इकोनॉमी नैरेटिव है, क्या उसका ये इम्तिहान होने वाला है आज जो ये सिचुएशन हमारे सामने है ग्लोबली? देखिए रुपया आज 94.75 या 95 के करीब पहुंच गया है
हम 3 डिजिट में सिर्फ 5 रुपया कम है, 3 रुपया तो नहीं हो रहा, पर 3 डिजिट में 5 रुपया कम है, ठीक है। अब ये जो आर्टिकल है 9 मार्च का है और आज का जो डेट है 28 मार्च है, उसमें आप देख लीजिए कि इसमें बताया जा रहा है 3,40,000 करोड़ का इन्होंने सेलिंग किया है। अंबर जी 3,40,000 करोड़ नहीं, अभी ये 4,10,000 करोड़ हो चुका है। आप सोचिए एफआईआई ने इस महीने कम से कम 1,10,000 करोड़ का सेलिंग किया है, ये सबसे बड़ी सेलिंग है। और वो लेफ्ट राइट एंड सेंटर वो भारत के मार्केट से निकल रहे हैं और वो जिसके कारण रुपए पे दबाव पड़ता जा रहा है। और आप ये देखिए कि जो सिलेंडर है, जो हमें 14 किलो का सिलेंडर 14.2 केजी का सिलेंडर हमें 913 915 में मिलता है, मार्केट में ब्लैक में 8,000 रुपए में बिक रहा है और अभी भी डिमांड से बिक रहा है। ये कालाबाजारी होती जा रही है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के अंदर देखिए डोमेस्टिक एलपीजी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इंडस्ट्रियल लेवल एलपीजी और जो हमारे मजदूर हैं जो ये एलपीजी लेते हैं उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है और उसके कारण इंडस्ट्री को भी फर्क पड़ रहा है। सरकार का राजस्व जो आई है वो भी घटती जाएगी और फिर इसके कारण आप ये देखिए पूरा चक्रव्यूह चलेगा और भारत की ग्रोथ रेट कम हो रही है और हमारा स्टॉक मार्केट 19,000 तक जा सकता है। ये वही रीजन है कि आप ये देखिए कि उसके कारण ही लोग बोल रहे हैं कि क्रूड राइस के कारण भारत 19,000 पहुंच सकता है अगर ये कॉन्फ्लिक्ट 3 या 4 महीने कंटिन्यूसली चढ़ता है, तो ये पॉसिबिलिटी लग रही है। अच्छा उमेश जी, आपने यहाँ पर जो अभी तस्वीर दिखाई थी, जो बेंस्टाइन की बात कर रहे हैं, उनका कहना ये है कि अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन लंबी चलती है तो इन्फ्लेशन स्पाइक कर सकती है, जीडीपी ग्रोथ जो है वो 2% तक गिर सकती है और मार्केट जो वैल्यूएशन है वो डिकेड लो लेवल्स तक आ सकता है। तो क्या यहाँ पर हम ये कहें कि सिर्फ मार्केट करेक्शन नहीं बल्कि एक हिडन इकोनॉमिक वार्निंग सिग्नल यहाँ पर हम देख पा रहे हैं? अभी जो सिचुएशन है ना अंबर जी, ये कोविड से भी बहुत ही बदतर सिचुएशन है। कोविड में हमारा रेस्ट्रिक्शन जो है, हमें रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, पर प्रोडक्शन एसेंशियल कमोडिटीज का प्रोडक्शन चल रहा था, सप्लाई लाइन डिसरप्ट नहीं हुई थी। इसमें आप ये देखिए विश्व का 25% जो प्रोडक्शन है वो एक तरह से इफेक्ट हो चुका है, सप्लाई लाइंस एक तरह से डिसरप्ट हो चुकी है। लोगों जो पेट्रोलियम रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उसके नॉन अवेलेबिलिटी के कारण दूसरे शॉक्स भी आ रहे हैं, जैसे मैंने बताया फर्टिलाइजर शॉक, फिर बाद में उससे आप ये देखेंगे फूड की जो हमारा जो प्रोडक्शन है, फूड प्रोडक्शन, वो इफेक्ट हो सकता है, जिसके कारण भारत एक्सपोर्ट ना कर सके और एक्सपोर्ट बैन लगा दे। क्योंकि सब कुछ पॉसिबल है, अगर ये युद्ध 3 से 4 महीने चल सकता है तो हम एक सिनारियो ये भी देख सकते हैं कि निफ्टी 19,000 आ सकता है। ये भारत का एक तरह से दुर्भाग्य है कि आज भी हम 89% अपना जो फ्यूल है क्रूड ऑयल वो इंपोर्ट करते हैं, 60% हम अपनी गैस इंपोर्ट करते हैं और 60% में से 90% हम कतर से करते हैं। और कतर ने अभी अपना एनर्जी जो प्रोडक्शन है वो बंद करके रखा है। कतर ने बोला है कि उनका जो $26 बिलियन का जो गैस प्लांट है उसमें $20 बिलियन की जो रिफाइनरी है वो ध्वस्त हो चुकी है और उसमें उन्होंने बताया कि 17% उनका प्रोडक्शन प्रॉब्लम हो चुका है और वो 3 से 5 साल लगेंगे। तो इससे आप देखिए कि ग्लोबली एक तरह से मारामारी चल रही है। सारे लोग जो अवेलेबल रिसोर्सेज है कोई भी दाम पे लोग होर्डिंग करना चालू कर दें, जिसके कारण नॉन अवेलेबिलिटी हो रही है, दाम बढ़ता जा रहा है, स्टैगफ्लेशन हो रहा है, इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, दाम बढ़ते हैं पर सेल्स नहीं बढ़ती है और सेल्स ना बढ़ने से आपकी प्रॉफिट जो है वो कम हो जाता है। अगर 2 क्वार्टर तक अगर आपकी ग्रोथ नेगेटिव ग्रोथ होती है तो उसको रिसेशन बोलते हैं, 4 क्वार्टर तक अगर आपकी नेगेटिव ग्रोथ होती है तो उसको डिप्रेशन बोलते हैं। देखिए यूरोप और अमेरिका ऑलरेडी रिसेशन में है। द ओनली इकोनॉमी जो ग्रो कर रही थी 7.4%, उसका भी उन्होंने कम कर दिया 5.9%। तो इसका मतलब ये है कि ग्लोबली एक तरह से
ये कॉन्फ्लिक्ट 6 अप्रैल से बियॉन्ड अगर ईरान के अंदर इन्वेजन होता है, बूट्स ऑन द ग्राउंड होता है, तो आप ये देखेंगे कि एक कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा चलेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो समय सप्लाई मिल रही है वो खत्म हो चुकी है। अमेरिका के टेक्सास के अंदर जो रिफाइनरी है उसमें आग लग चुकी है। रशिया का 40% जो एक्सपोर्ट है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। रशिया ने फर्टिलाइजर के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है 1 महीने के लिए। चाइना ने एक्सपोर्ट जो है फर्टिलाइजर का एक्सपोर्ट वो अगस्त तक बैन लगा दिया है। तो एक तरह से एनर्जी स्केर्सिटी, फूड स्केर्सिटी और उसके कारण ग्लोबली एक मंदी का खतरा है और उसका जो रिजल्ट होगा हमारे निफ्टी पे भी दिखेगा और निफ्टी 19,000 पहुंच सकता है। रुपया भी जो है, लोग ये भी बोल रहे हैं कि रुपया 3 डिजिट के ऊपर जा सकता है, ये भी प्रेडिक्शंस आ रहे हैं। और जिस स्केल से गिर रहा है रुपया, हर दिन देखिए जो 50, 60, 70 पैसे गिर रहा है, उससे समझ में आ जाता है कि सिचुएशन जो है खराब है। और वेस्ट एशिया में जब तक शांति नहीं आती, भारत की ग्रोथ के ऊपर कंसर्न बना रहेगा और जिसके कारण हमारे ऊपर बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल संकट भी आ सकता है। लोगों की डिस्पोजेबल इनकम खत्म हो जाएगी। आप देखिए उनकी सैलरी बढ़ने वाली नहीं है, दाम सबके बढ़ जाएंगे, आप फूड बिल बढ़ जाएगा, फिर बाद में आप ये देखेंगे उनके बेसिक नीड्स बढ़ जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ जाएगा। तो बजट चलाना, बहुत लोगों का बजट जो है गड़बड़ा जाएगा। बहुत बड़ा संकट, आर्थिक संकट की आशंका है मुझे। और मैंने इसके लिए बोला था कि मैंने आपके शो में लास्ट टाइम जब कभी भी मैंने 2025 में भी बोला था कि फ्यूचर मुझे सही नहीं लग रहा है। और मैंने जो एंटीसिपेट किया, ये जो कंडीशन थी मैंने 2027 में एंटीसिपेट की थी, पर मैंने भी नहीं सोचा था ये 2026 में आ जाएगा। और अभी जो है आपको अपना खर्चे जो है वो आपको कम करने, डिफर करिए, एनर्जी कंजर्व करिए और हो सके जितना गैस का भी देख के उपयोग करिए। ये सब चीज अगर हम इसका ध्यान रखें तो हम इस क्राइसिस से निकल भी सकते हैं। क्योंकि 1965 के अंदर भी ऐसा ही प्रॉब्लम आया था। उस समय अमेरिका ने हमें वीट देना बंद कर दिया था। तब उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनको मैं भारत का सबसे हॉनेस्ट प्राइम मिनिस्टर बोलता हूं, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, सोमवार को व्रत रखने का नारा दिया था, उनके एक वक्तव्य से लोगों ने सोमवार का व्रत रखना चालू कर दिया था। उनकी जो पकड़ थी मासेस पे, भारत के कोई भी प्रधानमंत्री पे नहीं आई है। और उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई थी, मृत्यु तो नहीं बोलूंगा, उनकी हत्या की गई थी ताशकंद में, ये मेरा मानना है। और ताशकंद फाइल्स में भी बहुत हमने देखा कि कैसे उसका काफी कुछ हमें उसमें देखने के लिए मिला। लेकिन हम आज जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट गिरता है, उठता भी है, लेकिन हर जो गिरावट है वो एक अलग कहानी बताती है। आज की कहानी सिंपल नहीं है, ये सिर्फ स्टॉक्स की नहीं बल्कि इन्फ्लेशन, ऑयल, वॉर और ग्लोबल जो अनसर्टेनिटी है उसका एक डेंजरस मिक्स यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। आज सवाल ये नहीं है कि निफ्टी 19,000 तक जाएगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इतनी स्ट्रांग है कि ये ग्लोबल स्ट्रांग है जो आ रहा है, इसको हम झेल सकते हैं, या फिर ये सिर्फ एक शुरुआत है एक बड़े फाइनेंशियल झटके की। मुझे बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम। जय सिया राम, बहुत धन्यवाद।